ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज युद्ध के 9वें दिन भी दोनों देश एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जल्द ये युद्ध अगर खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ सकती है। ईरान और इजराइल के बीच भीषण होते युद्ध के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक अखबार में लेख के जरिए युद्ध को लेकर सरकार की नीति पर निशाना साधा है। सरकार पर निशाना साधने से पहले सोनिया गांधी ने युद्ध के लिए इजराइल की जमकर आलोचना की। उन्होंने इस युद्ध के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है। सोनिया के मुताबिक इजराइल खुद परमाणु ताकत संपन्न है, लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार न होने पर भी उसे टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। लेख के अंत में सोनिया ने सरकार को भी घेरा है। ईरान को भारत का पुराना दोस्त बताते हुए सोनिया ने आरोप लगाया है कि सरकार की चुप्पी दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से पीछे हट रहा है। भारत में इस राजनीति के बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुलाकात को लेकर चेतावनी जारी की है। भारत में ईरान के दूतावास की ओर से जारी बयान में यह चेताया गया है कि कोई तीसरा देश इस युद्ध में ना कूदे। आज महादंगल में पूछेंगे, इजराइल या ईरान, किसके संग खड़ा है हिंदुस्तान? क्या ईरान की दोस्ती को भारत ने भुला दिया है? क्या ईरान के लिए भारत इजराइल से दोस्ती छोड़ दे? भारत के लिए सबसे अच्छी नीति क्या हो सकती है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं बड़ी चर्चा, लेकिन शुरुआत के पहले ये बयान सुनिए। They are trying to make a distance between Iran and Pakistan. Sure, that there would be no this kind of decision or any kind of actions. And we have also warned all the parties and all the players, international players, that they should not interfere to our conflict. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. जी सर। अल्लाह ताला इस्राइल को ईरान को होश लाए, अमन से ही वहाँ पे हल हो सकता। उन्होंने ठीक कहा कि भारत सरकार अगर खामोश रहेगी ऐसे मामलों में तो न सिर्फ ये चिंता का विषय है, बल्कि दुनिया के अंदर हम अकेले पड़ जाएंगे। भारत सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि युद्ध विराम होना चाहिए, ये युद्ध डी-एस्केलेट होना चाहिए। ये भारत सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है, परंतु दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी कूटनीति को भी राजनीति के चश्मे से देखती है और अपने वोट बैंक के चश्मे से देखती है। असल में सबका सब इसलिए क्योंकि बिहार का चुनाव सर पर है, तो उनको लगता है कि इसके चलते हुए मैं कुछ वोट अपने साथ लूँ। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करने वाले हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ हैं। ज्योत्सना तिरुनागरी जी, प्रवक्ता टीडीपी के, हमारे साथ हैं। रविंदर सचदेव जी, विशेषज्ञ मामलों आपको बताते चले कि विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल लोंढे पाटिल जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आपको क्यों लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की बजाय हम एक तरफा खड़े रहें, इजराइल की आलोचना करें और ईरान की तारीफ करें, उसके साथ खड़े हुए दिखाई दें, जैसा कि सोनिया गांधी के आर्टिकल लेख में भी दिखाई देता है? भारत का ये स्टैंड क्या भारत के हित में होगा? देखिए, भारत के हित में क्या होगा, इसी की बात की। नेशनल इंटरेस्ट हमने आज तक कैसे रखे हैं, सर्वोपरि रखे हैं। 1991 के बाद जो एक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल बदलाव आया है, यूनिलैटरल होने की कोशिश की है दुनिया को, उस वक्त भी हमने मल्टीलैटरल ने बहुध्रुवीय दुनिया की संकल्पना की थी। उसी के इसमें आज सोनिया जी ने ये नहीं कहा कि आप इजराइल के खिलाफ जाइए या पूरा ईरान के फेवर में आइए, लेकिन हमारी एक नैतिक मानवता की भूमिका क्यों रही है, क्योंकि इजराइल से हमने अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं
और ईरान ने तो हर वक्त हमारी मदद की है, हमारे साथ ईरान खड़ा रहा है। 1971 के बाद ईरान का भी चित्र बदला, 1978 के बाद विशेष कर रहा हूं। 1994 में यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह से ईरान ने मदद की है, या फूड फॉर ऑयल जो हमारा रहा है, और एक भू राजनीतिक परिस्थिति आपको पता है कि वो हमारा वैसे पड़ोसी देश है, चाह बाहर में हम काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं हम? किसी वजह से ऐसा लग रहा है तकनीकी दिक्कत आ गई है। संगीत रागी जी, आपकी एक टिप्पणी लेते हुए, सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में यह भी लिखा है कि नेतन्याहू ने, यानी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, उस नफरत को हवा दी जिसके चलते 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की हत्या हुई। इसके बाद फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो गई है। इजराइल की जमकर मुखालफत करते हुए, आलोचना करते हुए वो नजर आई, ये कहते हुए कि ईरान के साथ खड़ा होने का यही समय है, सही समय है। संगीत रागी जी, देखिए, मैंने ये ट्वीट भी किया है, और श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो बयान आया है और उनका जो लेख है, मैं मानता हूँ कि वह भारत के प्रति भी एक विश्वासघात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, लेकिन दोनों की यदि दोस्ती की तुलना की जाए तो हमें मान करके चलेंगे कि इजराइल ने हमें हर क्राइसिस पे हमारे साथ खड़ा रहा है। जब 1971 में श्रीमती सोनिया गांधी जी भाग करके इटली के दूतावास में खड़ी थी, ठीक है, तब वो प्रधानमंत्री आवास में भी नहीं रह रही थी। मैं ये फिर बार आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि 1971 के वॉर के समय ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, मिलिट्रली भी और डिप्लोमेटिकली भी। और उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी इटली के दूतावास में जाकर के चुप गई थी, प्रधानमंत्री आवास पर भी नहीं रह रही थी, और कोई भी साथ जब नहीं खड़ा था उस समय भी इजराइल हमारे साथ खड़ा था। हमारे हर क्राइसिस में इजराइल खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी वो खड़ा था, कारगिल था तब भी खड़ा था, 1971 में था तब भी हमारे साथ खड़ा था। आज जो आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आज इजराइल की देन है, जिसके आधार पर आप इतने बाकुड़ा होकर के आप खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कह देना कि हमें ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, ईरान के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है, ये देश हित में नहीं है। जो श्रीमती सोनिया गांधी जी बोल रही हैं वो भारत के हित में नहीं है। दूसरी बात एक जिक्र कर देना चाहता हूं, एक खास करके इसलिए भी कि भारत सरकार की एक स्टैंड है, दोनों के साथ ये बहुत डेलिकेट मामला है। अभी अतिल लौंडे पाटिल जी ने ठीक कहा, हम चारबाग में काम कर रहे हैं, हमारे उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन जरा आप ध्यान दीजिए तो एक आध दो अपवाद को छोड़ दीजिए तो OIC की मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन बिना कंसेंसस के पास नहीं हो सकते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर कितनी बार ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है, मैं एक जानना चाहता हूं, कितनी बार खड़ा रहा है। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या ईरान हमारे साथ खुल करके खड़ा हुआ? गलत कहा क्या कि गलत है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, बैलेंस की नीति उसने अपना कर रखी थी, उसने ठीक है, नहीं दिखा रहा, बैलेंस की नीति अपना कर रखी हुई थी। मैं मानता हूं हाँ। सोनिया बिल्कुल भारत सरकार जो है वो ठीक बैलेंस नीति अपनाए हुए है, ठीक है, और सोनिया गांधी का बयान देश हित के साथ नहीं है। अतुल जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये सच बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर सबसे पहला देश जो मजबूती के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़ा वो इजराइल था। ईरान की ओर से पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश की गई, भारत को भी साधने की कोशिश की गई। तो जो देश खोलकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ जाकर किसी एक मुल्क का समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो है संगीत रागी जी, उनको मैं बता दूं सीधा ढंग से कि ना तो गांधी परिवार बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। हाँ पता है, सबको पता है, मैंने जो कहा वो सही कहा है। तो सबसे पहले तो ये बात बता दूं मैं, ना तो गांधी परिवार का कभी कोई छुपा है, ना छुपने की आदत है। जब भी लड़ना पड़ा सीना सामने करके लड़े हैं। बलिदान का परिवार है और देश के लिए बलिदान भी दिया है, एकात्मता के लिए बलिदान भी दिया है। सिद्ध करके दिखाते संगीत रागी जी, ये देख लेता हूं मैं कैसे सिद्ध करते। आना है और जहर उगलना है सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ, इसके अलावा उनकी कोई विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात,
ईरान हमारे साथ में खड़ा था नहीं था, रशिया था नहीं था, चाइना था नहीं था, ये हम साथ नहीं सके, हम अकेले थकेले पड़ चुके हैं। इसका ये जो है दुनिया के और देश के सामने हमने कई बार सामने रखा है। असीम मुनीर को बुलाने वाले ट्रम्प जो है ना, उसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री दे नहीं पाए। संगीत रागी जी विश्लेषक करके उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विषय एक आध दिन खोल के जरूर बता देंगे। तीसरी बात, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा 1978 के बाद, जब शाह की रिजिम चली गई, और शाह की रिजिम जाने के बाद जो रिजिम आई है, फूड फॉर ऑयल भूल जाते हैं। जब पूरी दुनिया में हमको महंगा तेल मिलता था ना, तो एक ईरान था, दूसरा रशिया था जो हमें देते थे। आज रशिया भी पता नहीं क्यों हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं रहा, इसकी चिंता संगीत रागी जी को बिल्कुल नहीं है। 1994 में यूनाइटेड नेशंस में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। अब सोनिया जी ने कतई ये नहीं कहा कि आप इजराइल के खिलाफ खड़े रह जाओ। सोनिया ने ये याद दिलाया कि टू नेशन थ्योरी, जिसकी मुखालफत पूरी ताकत से की, उस टू नेशन थ्योरी के तरफ इजराइल और पैलेस्टीन के, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मन से पब्लिक में की थी कि अरब को जो भूमि है वो इनको छोड़नी पड़ेगी। फिर भी हमने उसमें ये नहीं किया, क्योंकि कश्मीर का भी मुद्दा उसमें आता है, जो संगीत राज जी को समझते हुए भी वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है आज के रिजिम के पीछे खड़ा रहना ही उनका काम है, यही उनका विश्लेषण का काम है, दूसरा कोई तो काम उनको आता नहीं है। जब भी हम किसी एक देश के साथ खड़े हो जाएंगे अतुल जी, तो दूसरा देश वैसे ही हमारे खिलाफ हो जाएगा ना, ये बात तो सही है। देखिए, इजराइल की नीति पाकिस्तान को लेकर पहले से ही साफ है, उसमें उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ईरान हमारे साथ पाकिस्तान को भी साधे, हिंदुस्तान को भी साधे, और फिर हम कहें कि नहीं, ईरान को हमें साथ में लेकर चलना है। अगर इजराइल और ईरान के बीच हमने अपना एक बैलेंस बनाकर रखा है, तो भारत के लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है ना। चित्रा जी एक बात आप समझ लीजिए कि उन्होंने बैलेंस की बात की, उन्होंने किसी के खिलाफ जाने की बात नहीं की है, कि हमारे इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। जब भी हम किसी एक के साथ खड़े हो जाएंगे, सब दूसरे का खिलाफ ही माना जाएगा अतुल जी, ये कोई मतलब छुपी हुई बातें नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध में खासतौर से जब हम किसी एक के साथ खड़े होते हैं तो दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं आर्टिकल का क्या मीनिंग है बता दूं जी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी ये नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है, चूंकि इजराइल के साथ भी हमने अच्छे संबंध बना लिया, ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, जो अमानवीयता हो रही है उस अमानवीयता को रोके। जब आईएई ने कहा है कि वो नहीं बना रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जा रहे, आईएई ने कहा है, तुलसी गब्बार्ड ने कहा है, हाँ। उसके बावजूद अगर आक्रमण होता होगा, अमानवीयता होती होगी, हाँ। और उसके बीच में दोनों को हम साथ नहीं पाते होंगे, तो बातें तो ट्रम्प को समझ में आनी चाहिए ना। जब तुलसी गब्बार्ड ने कहा है तो ट्रम्प फिर ईरान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, ये बात तो राष्ट्रपति ट्रम्प को समझनी चाहिए, अगर उन्हीं के देश के एक इतने बड़े चेहरे की ओर से ये बातें कही जा रही है। सामने तो खड़े होंगे हम। हाँ ठीक है, संगीत रागी जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। सचदेव जी, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, बोलिए। चित्रा दी, फिलिस्तीन के मामले पर भारत सरकार के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया है, पहले जो था स्टैंड वही आज भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अरब कंट्री फिलिस्तीन के साथ नहीं है, जॉर्डन नहीं है, इजिप्ट नहीं है, बहरीन नहीं है, कतर नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, यूएई नहीं है, लेकिन भारत भभक करके ज्यादा वहां पर अपना दिखाए, ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ईरान का जो प्रेजेंट रेजिम है वो दहशतगर्द है, मैं फिर कह रहा हूं दहशतगर्द है। हमास, हूती और हिजबुल्ला ये तीनों आतंकवादी हैं। यदि अल कायदा, यदि जैश ए मोहम्मद जो हमारे कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करता है, यदि हम उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो हमास, हिजबुल्ला और हूती, इन दहशतगर्दों को शरण कौन देता है? यहां की प्रेजेंट रिजिम 16 साल की बच्ची यदि बुर्का नहीं पहने और उसको फांसी पर लटका दे, तो इससे बड़ा कायर, बुजदिल और गिरा हुआ कोई यदि शासक हो सकता है तो खुमैनी हो सकता है। तो यही ईरान के अंदर हो रहा है। अगर आपकी बातों को माना जाए तो इजराइल के साथ खुलकर भी तो नहीं आ रही है। साथ खड़ा नहीं होने की अगर ईरान की सरकार या वहां के हुक्मरान इतने बुरे हैं तो फिर तो खुलकर आ जाना चाहिए इजराइल के साथ, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, हम दोनों नहीं कर रहे, दोनों को ही साधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं नहीं जुड़ेंगे रविंद्र जी के पास में जाऊंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल बातों से 10 सेकंड हमारा नेशनल इंटरेस्ट चुप रहने में है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट चुप रहने में, कोई भी हालत में अमानवीयता के साथ में अगर संगीत रागी जी बीजेपी के साथ खड़ा रहना चाहते हैं तो वो जरूर रहे। बच्चों को मारने वाली हरकतें देश अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं ना। अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने जब हमला किया तो पाकिस्तान की ओर से भी तड़प कर यही कहा गया कि भारत की ओर से अमानवीयता किया गया है,
उसने आतंकवादियों को बताया कि नहीं ये हमारे लोग हैं जिनके ऊपर हमला किया गया। सर वो तो देश अपने हिसाब से डिसाइड करता है ना कि हमारे भीतर जो हमला हो रहा है उसको हम अनमानवीय करार दें या फिर हम अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहे हैं। ये तो देश अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन आप इस्राइल को क्या इग्नोर कर सकते हैं। रविंदर सचदेव के पास जाते हुए फिर अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ टीडीपी की भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी जाना है प्लीज। रविंदर सचदेव जी आपके पास आते हुए ये जो सोनिया गांधी का लेख है कि ईरान के साथ खुलकर हमें खड़े हो जाना चाहिए, क्या सही होगा ऐसा करना, भारत के हित में होगा? फर्स्टली अगर ओवरऑल कहें तो मेरे ख्याल से हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह की कोई स्टांस लेने की, पहली बात। सेकेंडली मैं ये कहूंगा यस सोनिया गांधी का जो ये आर्टिकल है मैंने एंड टू एंड पढ़ा है, उन्होंने कई बातें सच कही हैं, ठीक कही हैं, पर कुछ बातें उन्होंने जो लिखी है, देखिए वक्त बदल गया है। आज की जो दुनिया है ये बहुत ही अलग स्पीड पे जा रही है, बहुत ही अलग कैलकुलेशंस हो रही है इस समय। हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक तरह से दुनिया वापस जंगल राज की तरफ जा रही है, राइट? तो यस हमें अपने प्रिंसिपल्स की तरफ रहना है, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि जो समीकरण बन रहे हैं उनमें हम अपना बेस्ट ऑप्टिमम रास्ता हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में कैसे निकालें। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अभी बात हो रही है कि ओआईसी में जितने देश हैं उन्होंने हमें अपोज किया है, तो इसका मतलब क्या हम किंगडम ऑफ हम सऊदी अरेबिया से पार्टनरशिप तोड़ देंगे, हम अरब एमिरेट से पार्टनरशिप तोड़ देंगे? इतने अच्छे हमारे पार्टनर्स हैं, तो हर देश अपने हिसाब से कहीं एक आध वोट डाल देता है पर करता कुछ है। तो हमें भी उस तरह से जाना है। ये पिछली सेंचुरी की जो प्रिंसिपल्ड दुनिया थी अनफॉर्चुनेटली बदल चुकी है। आज की दुनिया में हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखने हैं, हमें उनके साथ जाना है। ऑब्वियसली कोई भी सरकार होती है, इस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती वो भी यही कर रहे होते, आई कैन एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट गारंटी यू, क्योंकि उन्हें देखना है कि अपने देश का हमें कैसे रास्ते निकालने हैं। ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल रविंदर सचदेव जी आपसे ही, जब सोनिया गांधी नेतन्याहू के ऊपर वो कहते हैं कि इनकी लीडरशिप में इजराइल ने आतंक बढ़ाने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को ईरान पर हमले के दिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी और उसी दौरान इजराइल ईरान के बाद टकराव के बीच परिस्थितियों पर चर्चा की गई थी। तो एक देश के तौर पर, चूंकि यहां पर सत्ता पक्ष का अलग स्टैंड, विपक्ष का अलग स्टैंड देखने को मिलता है, एक देश के तौर पर हमारी आवाज एक जैसी क्यों नहीं सुनी जाती है? हम अलग अलग देशों को लेकर अपनी अपनी विदेश नीति क्यों निर्धारित करते हैं? वेरी राइट चित्रा जी, पर मेरे विचार से हम अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग नहीं करते हैं। बिग पिक्चर में जो टॉप लाइन है हमारी विदेश नीति वो है ये युग युद्ध का नहीं है, को एग्जिस्ट करो। अब को एग्जिस्ट करने की हर एक की अपनी अलग परिभाषा है, तो फिर वो नीचे किसका गलत किसका सही मामले आ जाते हैं, बट एट अ बिग पिक्चर लेवल। और तभी मेरे विचार से इंडिया को हमें इज्जत मिलती है, हम मिडिल पाथ पे चलते हैं। ओके, और वंस अगेन फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में हर चीज ना तो क्लियर कही जाती है ना दिखाई जाती है, और आपके एक्शंस भी अलग हो सकते हैं। अमेरिका पिछली पूरे 100 वर्षों से डेमोक्रेसी के ढोल पीटता रहता है, पर जहां उसका फायदा दिखता है वो डिक्टेटर्स के साथ पार्टनरशिप करता है। बिल्कुल, जहां उसे फायदा दिखता है वो डिक्टेटर्स को मरवा देता है या कू करवा देता है। ठीक है, प्रिंसिपली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, मॉरली गलत है, बट वो अपने इंटरेस्ट में कर रहा है। और अब दुनिया इतनी तेजी से चल रही है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी। देखिए आज से 50-40 साल पहले अखबार सुबह आते थे, फिर 24 घंटे बाद कोई हेडलाइन आपको मिलती थी, टीवी रेडियो भी नहीं थे। अब आज की दुनिया में एक मिनट में किसी ने कुछ बोला, दूसरा नेले पे देला। इस समय एक्चुअली आप देखें ना, नेले पे देला चल रहा है। तो इस सारी इन सारी कॉम्प्लिकेशंस में आपको आगे बढ़ने के लिए आपका एक प्रिंसिपल अहम होना चाहिए, मेन सिंपल, जो आपका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, जो इंडिया का है कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। पाकिस्तान के लिए भी, हम पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम शायद नहीं चाहते कॉन्कर करें या जो भी करें, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान सीखे जियो और जीने दो, लेकिन वो नहीं सीखता है, और जब उसकी ओर से आतंकवादी वारदातों को बढ़ावा दिया जाता है तो फिर हम तो जवाब देते हैं, घर में घुस कर मारते हैं। लेकिन आपकी बातों से दो बातें निकल कर आई जो दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो अमेरिका का बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया,
डेमोक्रेसी की बात करने वाला वो डेमोक्रेटिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को नहीं बुलाता है, बल्कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान से बुलाता है और उनसे वो बातचीत करता है। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का इस वक्त नजरिया क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति संतुलन उनको साधने की कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरे देश भी हमारे साथ कई बार उसी तरह का व्यवहार अगर करते हैं तो उसको लेकर भी देश की पॉलिटिक्स गर्मा जाती है। हाल ही में पाकिस्तान के मुद्दे पर यह भी हमने होते हुए देखा। आगे इस सवाल के जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन जल्दी से अनुराग भदौरिया जी और ज्योत्सना तिरुनागरी जी की टिप्पणी ले लेती हूं। भदौरिया साहब, पहले आपके पास आते हुए, सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है ईरान का समर्थन करने के लिए, समाजवादी पार्टी भी क्या यही मानती है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता। एक चीज आपने सही बोला कि एक देश के तौर पर आवाज एक होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए आपकी डिबेट से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चूंकि सरकार है वो। अब सरकार की तरफ से वो DEF वाले टीम वाले आए हैं जिनको बैटिंग करने नहीं आती, आए बाएं साएं बोल रहे हैं। उनको बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे, क्योंकि वो उनको आपने पक्ष में लिख दिया। उनकी बात सुन कौन रहा है कौन? ये सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं कौन? इनको पूछता कौन है? ये बीजेपी में क्या है? मैं पूछ कहीं कुछ है? मैंने बुलाया है, बस खाली ये गाल बजाने आए हैं। और गाल बजाने सुनिए, और गाल, अरे सुनिए, आपने बुलाया ना तो गाल बजाने। वैसे हमने संगीत रागी जी को आपने मेरी बात तो बोलने दीजिए। विदेश नीति पर इतनी गंभीर चर्चा है, ठीक है, तो अच्छा किया ना आपने। पसंद आते हैं मुझे, तो बात तो सुनिए, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। अरे गंभीर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। अरे बिल्कुल, अरे नहीं, उन पे चर्चा नहीं हो रही, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। गंभीर बात तो जिम्मेदार आदमी करेगा ना। हम उसी का तो सवाल उठा रहे हैं कि ये देश की का मामला है, तो उसमें गंभीर आदमी आना चाहिए ना, पार्टी का प्रवक्ता आना चाहिए। कि कोई भी मुंह उठा के चलाएगा और कुछ भी बोलने लगेगा, तो क्या इसकी पार्टी को मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? ये ऐसा तो मानेंगे नहीं बीजेपी, क्योंकि ये तो बीजेपी तो अगल बगल नहीं भटकने देती। तो सवाल उठता है कि जब देश की विदेश नीति पे बात हो रही हो, तो गंभीर मामले पे गंभीर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए और देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। यही तो हम जानना चाहते हैं कि देश का पक्ष क्या है। हम तो देश के साथ खड़े होंगे ना। जब पाकिस्तान पे वार हुआ, पूरा सर्वदलीय बैठक मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक मीटिंग में कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो। आज भी अगर देश कोई फैसला लेता है तो देश के साथ खड़े हम दिखाई देंगे ना, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। देश प्रथम है हमारे लिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जब देश को फैसला लेना होता है तो बायकॉट कर जाते हैं। है ही नहीं टीवी डिबेट में। अब बताओ, सारी चीजें यहाँ कंफ्यूजन में है। अब जब कंफ्यूजन में रहेगी तो हम तय कैसे करेंगे हम किसके साथ खड़े होंगे? क्योंकि राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए जब जब पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश हमारे ऊपर हमला करता है तो दूसरे देश भी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, साथ होके भी साथ नहीं रहते। कनाडा का भी वही हाल था, रसिया का भी वही हाल था, अमेरिका का भी वही हाल था, इजराइल का भी वही हाल था। होके भी नहीं थे, बोला है, लेकिन खुल के क्या उन्होंने पास किया? क्या उन्होंने बोला कि यहाँ पाकिस्तान आतंकवादी देश है? ऐसा बोला क्या इजराइल ने? ईरान ने भी वही किया था, सबने वही किया। सवाल उठता है कि आप मजबूती से अगर फैसला विदेश नीति बनाएंगे तो मजबूती से दूसरे देश भी आपके साथ खड़े होंगे। आपको मजबूती के साथ आपकी विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। ढुलमुल रवैया से विदेश नीति नहीं चलती है, इसलिए आपको विदेश नीति को समझनी पड़ेगी। अगर मानवता की बात करें, अगर मानवता में देखें तो ईरान में 700 लोगों की मौत हुई इस वॉर में और इजराइल में 24 लोगों की हुई है। तो मानवता के नाते भी तो हमें सवाल उठाना चाहिए ना कि लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर हमें यूरोप जाना है, रसिया जाना है, तो हम ईरान के रास्ते से ही जाते हैं ना। तो हमें तो ईरान इजराइल से बात करनी चाहिए ना कि उस रास्ते से हमारा शॉर्ट रास्ता होता है। ईरान से करीब हमारा 175 बिलियन डॉलर की बिजनेस है हमारी ईरान के साथ। इजराइल के साथ कितने बिलियन की डॉलर है? हमें बीजेपी होता तो पूछता, लेकिन बैठे डी टीम वाले, इनसे क्या पूछें? इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तो मुंह उठा के आ गए बोलने के लिए और उसमें लिख दिया आपने पक्ष। ये काहे के पक्ष है भाई? इन पे पता है कि इनको कितना बिलियन डॉलर का बिजनेस होती है इजराइल के साथ या ईरान के साथ? तब तो तय होगा ना। जिसके साथ हमारी बिजनेस अच्छी चल रही हो, जिसके साथ हमारा व्यापार अच्छा चल रहा हो, बातचीत अच्छी चल रही हो, आपको फैसला लेना पड़ेगा ना। फिर आपके साथ जब होता है इस तरह का तो दूसरे देश हमारे साथ फैसला नहीं लेते, हमारे साथ ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। इसलिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने मुद्दों से भागती है, देश के मुद्दों से भागती है, बचती है, बीच का रास्ता अपनाती है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ठीक नहीं है। देश जब मुसीबत में होता है तो कोई दोस्त हमें क्यों नहीं मिलता है? एक अहम भागीदार है। उसके बाद संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊंगी। मुझे भी पता है कि अनुराग भदौरिया आपके ऊपर डिबेट करते हैं और कूदकर आप भी आ जाते हैं संगीत रागी जी जवाब देने। मुझे तो कई बार लगता है आप दोनों लोग मिले हुए हैं, क्योंकि सारा का सारा फोकस संगीत रागी पर हो जाता है। तो मैं नहीं जाना चाहूंगी, संगीत रागी जी मेरे लिए टॉपिक नहीं है। ज्योत्सना तिरुनागरी जी आपके पास आते हुए, उसके बाद संगीत रागी जी आप जवाब दीजिएगा। ज्योत्सना तिरुनागरी जी, आप सरकार में भागीदार हैं टीडीपी,
अब उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब दीजिए, क्या है हिंदुस्तान का पक्ष? ऑडियो आपका म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर लें प्लीज। सुनाई दे रहा है चित्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। थैंक यू चित्रा जी। अभी जो हमारा पक्ष है ना, सरकार का जो पक्ष है, जो वेस्ट एशिया में जो मिलियंस इंडियंस है वहां पे, उनका पक्ष है हमारा। हम यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं चित्रा जी। मैं बहुत इस पे बहुत आई सिंसियरली अपोलोजाइज। अगर वो लोग चाह रहे हैं कि हम इस पे एक पॉलिटिकल डिबेट है, तो मैं तो यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठी हूँ। सरकार का पक्ष है वो लोगों के साथ है जो वहां पे बहुत इजराइल में है, ईरान में है, पूरे जो वेस्ट एशिया में जो करोड़ों हमारे लोग हैं, उनके साथ हमारा पक्ष है और किसी के साथ हमारा पक्ष नहीं। पहली चीज। और दूसरी चीज, हम इजराइल के साथ भी थे, ईरान के साथ भी हम यही बोल रहे हैं, वो लोग वहां पे जो एक क्या बोलते हैं, एक युद्ध वातावरण है, उसको कहीं ना कहीं से तो कम करना चाहिए। मैं इस चीज के लिए बोलती हूँ, इजराइल जो है हमारा की डिफेंस पार्टनर है। याद है ना चित्रा जी, हम जो है, इंडिया जो है मैक्सिमम वी आर द बिगेस्ट आर्म्स बायर इजराइल पे, सबसे ज्यादा। और उसी दौरान ईरान से भी हमारे अच्छी खासी दोस्ती है। परसों की बात है चित्रा जी, कहीं दूर की बात नहीं, परसों की बात है, जब वहां के ईरान में हजारों हमारे जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड थे, हमारी सरकार ने, जिस सरकार पे ये लोग आज उंगली उठा रहे, वही सरकार ने बैठ के उनसे सलाह मशुरा करके जितने भी वहां पे हजारों स्टूडेंट्स थे उनको बाहर निकलवाने की कोशिश करे, निकल के आ रहे हैं वो बच्चे। ये बात भूल जा रहे हैं। और क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी जो ईरान के साथ फ्रेंडशिप है, उसे सर 1 मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए। पहली बात तो अभी तो मौका मिला है हमें, बोलने दीजिए सर। जो है ईरान का रवैया तो बताइए, आप उनके एनडीए के सहयोगी हैं, आपका क्या स्टैंड है? वो तो हम सब चाहते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे आए सुरक्षित, लेकिन आपका स्टैंड क्या बताइए ना। आप घुमा फिरा रही हैं, आप बताइए आपका एनडीए। आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन जब आप बोल रहे थे वो शांति से आप अपना पक्ष तो बताइए। आप बोल लीजिए, ठीक है। अगर आप अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी ये बिल्कुल गलत है चित्रा जी, ये बिल्कुल गलत है चित्रा जी, ये बहुत गलत है। उनको अगर इतना भी पेशेंस नहीं है तो आई थिंक एक चीज बोल रही हूँ, एक चीज, आपने यही प्रश्न उनसे, हमारे साथी है, हम कहाँ उनसे अलग हैं? अनुराग भैया, आप मुझे बोलने देंगे प्लीज? मेरे साथी आप मुझे बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? देश की पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा गलत है। देश के कैसे होनी चाहिए कि देशों को लेकर युद्ध के हालात में हिंदुस्तान का स्टैंड कैसा होना चाहिए, गंभीर विषय है। जो बात पूरी करें चित्रा जी, मैं ये बोल रही हूँ, यही प्रश्न आपने उनसे पूछा था। क्या आप सहमत है जो चीज सोनिया गांधी जी ने लिखा, आप उनसे सहमत है क्या? सपा सहमत है क्या? यही आपका प्रश्न था शायद चित्रा जी। ये बिल्कुल शायद आपको आंसर मिला, नहीं मिला मुझे तो नहीं पता, मगर मुझे तो समझ में नहीं आया। उन्होंने साफ नहीं किया कि वो अब मैं जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा, जो प्रश्न आपने मेरे साथ पूछा कि टीडीपी की क्या रवैया है, क्योंकि आप सरकार में हिस्सेदार है, तो मैंने तो बहुत क्लियरली बताया कि हम सरकार के साथ हैं। जो भी देश गलत कर रहा है, हम उसको खिलाफ हम बोलेंगे ही बोलेंगे। पहली चीज है, जब पुलवामा हुआ था, कौन हमारे साथ था, ये हम जानना चाह रहे थे, ये हम जानना चाह रहे थे। सर आप मुझे बोलने दोगे, नहीं तो आप ही बोल लो। चित्रा जी, अगर ऐसे लोगों को बुलाना है तो हमें ना बुलाएं। अनुराग जी प्लीज, आई एम सॉरी, जो सिन्हा जी ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत इतना क्लियरली मैं हमारा स्टैंड बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे बिल्कुल इजराइल के साथ भी हमारी दोस्ती थी, ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती थी, हमने कुछ ये गलत नहीं बोला। और एक और चीज है, मुझे जो अपना कांग्रेस के जो मतलब टिप्पणी एक आध बार ये हुआ था कांग्रेस की तरफ से कि ईरान के साथ क्यों हो रहा है, ईरान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ईरान के साथ हम लोग क्यों नहीं खड़े हैं। बस मुझे एक ही चीज बोलनी है कि ये हमारे जैसे अभी मतलब जो स्पेशलिस्ट है इस चीज के, उन्होंने ये बोला है कि हमारा देश का रवैया हमारे सिटीजन्स की तरफ होता है। हम कोई देश के साथ या कोई देश के खिलाफ नहीं हमारा जाने का मतलब है। हम खाली अपने जो नागरिक है उनका सेफ्टी चाहते हैं चित्रा जी, हम वही कर रहे हैं आज। चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, हम उनकी सेफ्टी चाह रहे हैं। जो भी वहां पे हो, जो भी इंडियंस वहां पे, उनका सेफ्टी हम लोग चाह रहे हैं। और वही उसी किस्म की रवैये से हम आगे जा रहे हैं। और हम आज भी बोल रहे हैं, ये जो इनका जो मतलब एक चीज मैं दिखाना चाह रही थी चित्रा जी, शायद ये थोड़ा अलग होगा, मतलब आई डोंट नो इफ इट रिलेट्स टू दिस मैटर और नॉट, मगर मैं सोनिया गांधी जी का टिप्पणी इस पे भी चाह रही थी कि ये जो आप देख रहे हो ना चित्रा जी, ये आज के तारीख में तेलंगाना में जो हुआ वो हुआ है। तेलंगाना में
कहीं पे भी नहीं। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे ट्राइबल वुमेन, आदिवासी महिलाओं पे ये उनका सरकार कर रहा है। इस पे भी हम बोलना चाहिए ना। मैं ये गुजारिश करती हूँ सोनिया गांधी जी से, इस पे भी उनकी टिप्पणियां। ठीक है, मुझे लगता है अतुल जी इस पर जवाब देंगे। संगीत रागी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अतुल जी, बीजेपी का रवैया एक तो अपनी जिम्मेदारी से भागने का है, ये बात तो छुपी नहीं है। दूसरी बात, टीडीपी के प्रवक्ता ने जो कहा वो उन्होंने अपनी जो एक क्षेत्रीय सीमित राजनीति है उसके बारे में कहा। उन्होंने नागरिकों के बारे में, वेस्ट एशिया में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनके बारे में चिंता तो हमारा विषय है ही, लेकिन वो खुद जो है आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाए साल भर से, ये बात भी उतनी सच्ची है। सवाल खड़े होंगे तो बहुत खड़े होंगे। बीजेपी की तकलीफ ये है कि बीजेपी फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को देश की राजनीति का हिस्सा बनाकर हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए देश की विदेश नीति फेल होते जा रही है। सवाल ना इजराइल पे खड़े किए, सवाल ना ईरान पे खड़े किए, सवाल खड़े किए है कि भारतवर्ष जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है इस देश में, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है दोनों देशों के तरफ, वो नैतिक जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही है। नेतन्याहू ने अपने खुद की सत्ता बचाने के लिए पूरी मानवता को संकट में डाला है। जिक रेबिन का उसने उल्लेख किया है, वो आपने बताया नहीं। भारत की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा है, किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं, भारत की भूमिका क्या होना उस पर बात की है। बाकी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया कि तोड़ दो यूएस से रिलेशन, वहां तो जाके वहां का सबसे सर्वोच्च सम्मान लेकर आए हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छी बात है, हमें खुशी है, कोई यूएई देता है, हमारे यहाँ अलग राष्ट्र देते हैं, क्रॉस भी पहन के आ गए साइप्रस से। तो ये विदेश नीति और अंदरूनी नीति जो है, डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, उसको मिक्स क्यों करते हैं कि इनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिलता है, और यही इनकी राजनीति है। देश से बड़े हुए देश इनके लिए बड़ा नहीं है, यहीं से एक साबित हो जाता है। अब दूसरी अहम बात इसमें यह है, दूसरी अहम बात, नेतन्याहू ने, जबकि आईएईए जिसके ऊपर अमेरिका का ही कंट्रोल है, जब तुलसी गबार्ड उनकी इंटेलिजेंस प्रमुख है, उसने कहा कि नहीं वो परमाणु अण्वस्त्र नहीं बना रहे, सब दुनिया में ये सबको पता है, उसके बावजूद केवल और केवल हम हार जाएंगे और हमारा प्रधानमंत्री पर चला जाएगा, इसलिए नेतन्याहू ने इजराइल पे अटैक करके अमानवीय कृत्य जो शुरू किया है। सबसे ज्यादा पहले प्रोवोक किसने किया? नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू के ऊपर जब अटैक आया तो वो ये भूल गए कि पानी भी हासिल नहीं होने दिया, बच्चे मार रहे हैं वहां पर, जहां पर इंटरनेशनल एड जारी है उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है। और सारे इतिहास, एक दिन संगीत रागी जी से मुझे इसके मिडिल ईस्ट के इतिहास पे ही चर्चा करनी है और उनको खड़ा करना है कटघरे में, संगीत रागी जी को, कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए देश को पीछे रखने वालों में से संगीत रागी एक है। मुझे बहुत बुरा लगता है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन केवल अपने डीयू के स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करते हैं ना, तो देश पीछे हो जाता है। बीजेपी करती है, संगीत रागी जी आप तो पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर हो, नई पीढ़ी बनाने का काम करते हो, आप भी उनके साथ ऐसी इस तरह से मिल जाओगे तो राष्ट्र प्रथम वाली पॉलिसी तो आपको पता चल गई है कि क्या है, कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। आज भारत की भूमिका, आज भारत की भूमिका से बताते हुए कि भारत के सामने चुनौती दरअसल क्या है। इजराइल के बारे में महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है हमेशा, और जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है वो बिना इधर उधर देखे वो सीधे हिंदुस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान को लेकर हमेशा उसका रुख भारत के साथ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर इजराइल ने हमारा समर्थन किया था। आतंकवाद के खिलाफ वो भारत का दोस्त है। ईरान के बीच की अगर हम बात करें, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है, जो खुद सोनिया गांधी बोल रही हैं। ओआईसी के मंच पर कई मौकों पर भारत का उसने समर्थन किया है। चाबहार पोर्ट कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है जो वहां पर है, इसको लेकर यानी कि दोनों देशों। लेकिन संगीत रागी जी, आपके ऊपर जो दोनों ही प्रवक्ताओं ने विपक्ष के आरोप लगाए हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, इमेजिनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल पावर फॉरेन पॉलिसी पर मेरी पुस्तक है, उसकी कीमत 9,000 है। राजनीतिक तौर पर लंपट लोग उसे पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए अनुराग भदौरिया पढ़ नहीं सकते। प्लीज लंपट वंपट है कि नहीं, और इतनी महंगी पुस्तक क्यों लिखी है संगीत रागी जी, जो हम खरीद भी नहीं सकते। 2,000 दाम है, बिकी एक भी नहीं है। दूसरी बात नहीं बिकी है, किताब बिकी है तो बताओ कहाँ बिकी है? हमने तो देखी नहीं कहीं। शांति से सुन रहे थे अनुराग जी, जो अपने घर ही में बेच रहे हो क्या? कहीं हमें मिल जाती किताब, हम भी खरीद लेते। ठीक है, वो भेज देंगे आपको। प्लीज अनुराग जी, नहीं वो हमसे बता रहे 9,000 की किताब है, तो हमने पूछा कि कहाँ 9,000 की, कहाँ 900 में कोई खरीद नहीं रहा, 9,000 की किताब बता रहे। अब सुन लेते हैं जवाब। बोलिए संगीत जी। नंदन नीलेकनी की बुक लगी पहले बोला, इंडियन एडिशन सस्ता है, विदेशी एडिशन का मैंने बोला है। दूसरी बात देखिए संगीत जी, मुझे पहले लगा ये नंदन नीलेकनी की बुक है, रीइमेजिनिंग इंडिया, सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको भेज दूंगा अतुल जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नंदन नीलेकनी की बुक है ना,
रीइमेजिनिंग इंडिया, मुझे लगा नहीं भेज दो, एक चलिए आध ठीक है, कोई देखिए भेज दो, किसने अगर क्या कहीं है किताब तो। लिखा है किसने नहीं लिखा है उस पर नहीं जाते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं जिस पर आपको घेरा गया है। संगीत जी प्लीज। आज तो अनुराग भदौरे ने पूरा मौका ही दे दिया है कि संगीत रागी की पुस्तकों का अफसर से धड़ाधड़ लोग खरीदना शुरू कर देंगे। संगीत जी, ऐसे दुश्मन टीवी पर दिखे जो दोस्ती भी निभाते जाएंगे, सही है आपके लिए? दूसरा देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने क्यों ऐसा शुरू किया। जब से इस देश में उन्होंने कहा अतुल भी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, इस देश के मुसलमानों ने मस्जिदों से आह्वान किया ईरान के पक्ष में समर्थन के लिए। हमारे से इतनी दूर ईरान बैठा हुआ है, उसके लिए भारत के मुसलमान अपने यहाँ की मस्जिदों से उनका दिल धड़कते ये समझ में नहीं आता है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, उस समय यहाँ का मुसलमान नहीं धड़क रहा था। और यही नहीं, सुन लीजिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक गिद्ध है। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। पुलिस क्या उसको दिख रहा है कि हमको कांग्रेस पार्टी ये गंदा जो प्रोपेगेंडा है ना संगीत रागी जी, इसको खत्म करो। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। इतिहास जो है ना, मॉरलिटी, ह्यूमन राइट्स, अरे सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो चाइना करता है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी तो चाइना करता है। उसके साथ तो गांधी परिवार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेती है। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी देश को पता नहीं है। जिस दिन मस्जिदों से आवाज लगाने लगी तब तक गांधी परिवार का कान खड़का और लगा कि अरे इस पर तो हमको यदि हम राजनीति करते हैं, यदि हम ईरान के पक्ष में राजनीति करते हैं तो बहुत बड़ा है। देखिए, शिया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। ये दर्द जो है वो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मैंने कहा संगीत रागी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शिया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो ज्यादातर शिया ही तो है ईरान में। यदि नीचता की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। शर्मसार तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, जिस पार्टी ने अपनी सत्ता के लिए इस देश का विभाजन करवा दिया, उस कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। एक एक करके अपनी बातें रखेंगे, एक एक करके मुद्दे पर हम इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा दोनों दर्शकों को अपनी अपनी बारी में लेकिन अगर हिंदू मुसलमान करेंगे और इस देश में द्वेष विद्वेष फैलाने की कोशिश करेंगे, हम अपना सीने का कोट करके खड़े रहेंगे। हम खड़े रहेंगे सामने, आपकी बात नहीं होने देंगे हिंदू मुसलमान। वो इजराइल को लेकर ईरान की दुश्मनी की वजह क्या है अतुल जी, आप मुझे बता दीजिए। वहां पर किन दो समुदायों के बीच ईरान की ओर से खामनेई साहब, देखिए खामनेई साहब, उनके हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो इजराइल को लेकर क्या बयान देते हैं, आपको ये भी बताना चाहिए देश को। चित्रा जी, आप एक बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप मंजूर कर लोगे कि इजराइल का प्रधानमंत्री ये कहता है कि चित्रा जी, यही ईरान कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। ये आधार पर कहता है, ये दहशतगर्द ईरान कहता है, ये दहशतगर्द ईरान कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। तख्ता पलट करने का अधिकार दूसरे राष्ट्र को है। इस तरह की राजनीति अगर आप मानते हो तो आप विदेश नीति में अरे तख्ता पलट कौन करवाने जा रहे हैं, कहां पर? हम तो अपने ही घर अपनी ही चीजों को लेकर इतने उलझे हुए हैं, कौन देखने जा रहा है? बैलेंस ऑफ पावर की नीति क्या सही नहीं होती है? हम इनको भी साधे, हम उनको भी साधे। जब भी हम एक तरफा किसी के साथ खड़े हो जाएंगे वो सबसे ज्यादा नुकसान हमें करेगा, सबसे ज्यादा नुकसान हमें करेगा। अगर आप ईरान के साथ खड़े होंगे तो इजराइल के साथ आप अपनी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। ना हम इजराइल के साथ खड़े हो, ना हम ईरान के साथ खड़े हो। हम बैलेंस हम दोनों से कहें कि ये युद्ध का समय नहीं है, और ये वास्तव में युद्ध का समय नहीं है। सर अतुल जी, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है, इसीलिए आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है। अगर कहीं इतनी पढ़ी लिखी होती तो आपकी जरूरत नहीं होती, मैं ही बोलकर पूरा डिबेट कर लेती अकेले। बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा, इसीलिए तो आपको बुलाया है ना कि आप सही बातें बताइए। लेकिन ईरान को लेकर ईरान के हुक्मरानों की ओर से इजराइल के खिलाफ जो बयान आते हैं, आप समझ रहे हैं उसका मतलब क्या है? वो पूरे के पूरे देश के एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात भी सच है क्या? हम इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं?
और वो भी धर्म के आधार मेरी पर, बात को सुनिए, और वो भी धर्म के आधार पर, संगीत रागी बीच में और मेरी बात वो भी सुनो, अभी मैं धर्म के बताता हूं। आधार पर बात किए सुनो, हुए हैं, इसको बात एडजस्ट सुनो, करने बात का सुनो। अधिकार नहीं है। ईरान किन लोगों को मारना चाहता है? संगीत रागी जी आप नहीं, पहले नहीं, बोलिए तो ये उसके बाद जवाब बताइए देंगे। एक एक लोग अपनी बातें करेंगे, आप बताइए। मुसलमान- संगीत रागी जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। मुसलमानों के वोट के लिए श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति, श्रीमती अरे गांधी ने अरे इसलिए ये किया इंसान कि सिर्फ एक दया उगलेगा, राजनीतिक ये गिद्ध इंसान की विदेश तरह नीति की उनको बात नहीं मुसलमानों का अरे वोट वो मुसलमान भी तो हमारे ही है ना, हमारे देश के नागरिक है संगीत रागी जी। वो मुसलमान भी तो हमारे ही है, देश के नागरिक हैं। और आप कह रहे हैं शिया मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं, शियाओं का ही तो सबसे बड़ा केंद्र है ईरान। मुसलमानों के वोट के लिए ये कुकर्म किया गया, बीजेपी के लिए आता है, मुसलमानों के वोट के लिए किया गया। देश के लिए आता है, ह्यूमन राइट्स। हमारी बात सुनना है चित्रा जी तो ठीक है, नहीं तो हम शांत हो जाते हैं। दोनों लोग बोलेंगे। अतुल जी आप लगातार बोल रहे थे, जब संगीत रागी जी की बारी थी आप लगातार बोल रहे थे। सर अब आप वो तो दर्शक देख रहे थे, कौन सी लाइव डिबेट है, वरना तो आप लोग बात करवा देते हैं, मैं एडिट करवाती हूँ यहाँ पर। अच्छा हुआ कि लाइव डिबेट कर रहे हैं। जब से संगीत रागी बोलना शुरू किए अतुल जी लगातार आप बोल रहे थे, लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैं बीच में बोला हूं कि ताकि वो चलिए बोलिए अतुल जी, बोलिए आप बोलिए। तो जब ये ईरान पूरे की आपसे पूरे नहीं सीखना है। इजराइल को लेकर मुझे आपसे वो नहीं उनके फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्टेंस सीखनी को है कि खत्म मुझे करने क्या की बोलना है, कोशिश क्या नहीं करता बोलना है। वो चाहता है पूरी तरह से जो खत्म हो सच्चाई है, जाए जो इजराइल। क्या हम ईरान देखिए, के साथ इस लाइन पर रह सकते हैं? देखिए, ना तो भारत इजराइल खत्म होना ये चाहता है, ना तो भारत ईरान खत्म। ये भारत नहीं चाहता ना, ईरान चाहता है जिसके साथ आप खड़े होने की बात कर रहे हैं। बात तो सुनिए मेरी, आप बोलने ही नहीं दोगे चित्रा जी तो फिर विषय नहीं जाएगा, फिर यही बात हो जाएगी कि आप हमें बोलने नहीं देती है। बोलिए बोलिए। तो ना भारत देश की भूमिका ना इजराइल के हक में है ना ईरान के हक में। भारत देश की भूमिका मानवता के हक में। भारत इजराइल और इसकी बात करे तो फिर की बात वो आएंगे, शाह जरा की भी बात आएगी, अक्सम अल अक्सा मस्जिद की भी बात आएगी, सारी बातें सामने आ जाएगी और किस किस तरह से कौन किसने किया। फिर बेलफोर्ड एक्ट जो है वो भी सामने आ जाएगा। ये सारी बातें चर्चा करो, जिसने पढ़ी है उसको समझता है। बात ये है कि बिना उकसाए अटैक कर रहे हो आप मानवता पे अमानता करते जा रहे हो बार बार। अपना प्रधानमंत्री पद बचाने के लिए पूरे दुनिया को आप धोखे में डाल के रखे हो। और भारतवर्ष इतना बड़ा देश है जिसकी भूमिका अहम भूमिका होनी चाहिए। दोनों राष्ट्रों से हमारे अच्छे संबंध है, तो यह अमानवीयता रोकने के लिए भारत की क्या भूमिका है? ना सोनिया जी के आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि इजराइल का सपोर्ट करो, ना ऐसा लिखा है ईरान का सपोर्ट करो। पूरी तरह से लिखा है, बिना आप पढ़े आए हुए हैं। फिर मुझे चलो बताइए कौन सा एक लाइन बताइए। आराम से सर आप टीवी से निकल के बाहर आ जाएंगे। हाँ मैं पढ़ के बता रही हूँ, बाकी लोगों का आप समय ले लेंगे। मैं पढ़ के बताई, मैं बिल्कुल पढ़ के बता रही हूँ। हम लोग बोल रहे हैं, मैं आ रही हूँ, उनको पढ़ के पूरा बताना है ना। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए और उनकी ओर से बिल्कुल इजराइल का दोहरा मापदंड है। लड़ रहे हैं, डिबेट कहाँ से होगी? अरे तो वो पढ़ के बताने के लिए कह रहे हैं ना। पूरा आर्टिकल में मैं रट के तो बैठी नहीं हूँ, पूरा आर्टिकल मेरे सामने खुला हुआ है, मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ पर बता रही हूँ। अब उस पर भी आपको दिक्कत हो रही है, अब उस पर भी अनुराग भदौरिया को दिक्कत हो रही है। इजराइल रिसेंट एक्शन अगेंस्ट ईरान। सर ये बहुत लंबा है। इजराइल ने ईरान पर एक तरफा और क्रूर हमला किया, ये कह रही है सोनिया गांधी। नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल की ओर से आतंकवादी वारदातों को बढ़ाने का काम किया गया है। भारत इस पूरे मामले पर चुप क्यों है, ये बोल रही है सोनिया गांधी। खिलाफ भी लिखा है, हमास के खिलाफ लिखा है, वो नहीं पढ़ रहे आप। हाँ तो हमास कौन है? हमास कौन है? हमास क्या है? हमास क्या है? हर गलत चीज के खिलाफ लिखा है सोनिया जी ने। अरे हमास क्या है? आपको लग रहा है हमास के साथ सोनिया गांधी खड़ी हो सकती हैं? हमास क्या है आप बताइए। हमास के खिलाफ लिखा है। अरे हमास है क्या? उनको उनके खिलाफ ही लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी ने पूरी बातें गलत लिखी है, लेकिन ये जो है कि इजराइल के खिलाफ और ईरान के। प्लीज अतुल जी आप संगीत रागी ऐसा मत कीजिए। अब सर अब आपको जो बातें सूट करें मैं वही तो बातें नहीं बोल सकती ना। अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए फिर मैं जाऊंगी अपने एक्सपर्ट के पास। अनुराग भदौरिया जी जल्दी से। हाँ नहीं अनुराग भदौरिया को देखिए आपने कहा गंभीर मुद्दे हैं, तो गंभीर मुद्दों पे देखिए बात कैसी हो रही है। एक प्रोफेसर बात क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे और कह रहे हैं 9,000 की किताब इनकी बेचती, इनकी 9 रुपए की कोई नहीं खरीदेगा। ये व्यक्ति हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कह रहा है मैं प्रोफेसर 9,000 की किताब लिखते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, काय के प्रोफेसर किताब लिखते हो आप? मत लिखा, किताब बंद करो ऐसा लिखना। आपको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम में ले जा रहे हो राजनीति को। अरे मानवता की बात हो रही, मानवता में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया?
और यहाँ चिल्ला रहे हैं अपना किताब का प्रचार करने आए, कहीं और जाओ प्रचार करने के लिए। एबीपी थोड़ी बना किताब का प्रचार करने के लिए। सवाल ये हो रहा है, सवाल दूसरी बात ये हो रही है, आपसे सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। आप बताइए, आप बताइए, मानवता की बात हो रही है, मानवता के साथ खड़े कि नहीं खड़े? वहां पे देश के लोग हैं, हमारे ईरान में भी हैं, इजराइल में भी हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे वहां पढ़ने गए हुए हैं, हिंदुस्तान के लोग वहां रोजगार कर रहे हैं। और तो और इसी देश के एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल में भेजा था, करे इजराइल में 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है। वार की कंट्री में हम अपने लोगों को रोजगार करने के लिए भेजते हैं, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर आप रोजगार करने के लिए इजराइल में भेजेंगे, तो फिर आप इजराइल के खिलाफ बोलेंगे कैसे? आप बोलोगे तो हम सवाल पूछेंगे ना, फिर आपने हमारे लोगों को क्यों रोजगार के लिए भेजा था कि इजराइल में रोजगार मिल रहा है, जाइए आप। तो ये हाल हमारे देश के आज भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है कि वार कंट्री में रोजगार देने के लिए भेजते हैं। कहते हैं इजराइल में जाके रोजगार करो, वहां सैलरी ज्यादा मिलती है। तो इसके मतलब आप देश में रोजगार नहीं देना चाहते, देश में रोजगार नहीं मिलता, हमारे अपने लोग वार कंट्री में जाते हैं, चाहे वो इजराइल में जाए या दूसरी कंट्री में जाए। ये चिंता का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे अपने लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको हमें निकाल के लाना, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और मानवता पे होनी चाहिए। हिंदुस्तान को मानवता के साथ खड़ा होना चाहिए, जो मानवता की बात करेगा। क्योंकि बिल्कुल नहीं, मानवता की बात होनी चाहिए सर, क्योंकि लेकिन दो देश आपस में युद्ध में लड़ रहे हो तो उसमें हमें ये घर की लड़ाई नहीं है, अगल बगल पड़ोस की, कि अगर दो पड़ोसी लड़ रहे हैं तो तीसरे जाकर वहां पर झगड़ा सुलझाने लगे। दो मुल्कों की लड़ाई है। और वैसे भी इस पूरे मामले में दो खेमों में बटा हुआ मुल्क दिखाई दे रहा है इस वक्त। रशिया और चाइना अगर ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो अमेरिका, और हमने देखा था G7 देश कैसे वो ईरान के खिलाफ। हाँ, लेकिन आपको लेकिन अपनी स्थिति तो क्लियर करनी पड़ेगी ना। अगर आप बताइए तो हमारे साथ भी सब ढुलमुल रवैया अपनाएंगे। वही तो अनुराग भद्दारी, आप इस मामले के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, इसलिए तो मैं पूछ रही हूं क्या करना चाहिए सरकार को। चित्रा जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं। आप तो इतने बड़े एंकर हैं भैया, आप तो निष्पक्ष हैं। ये बीजेपी आगे बताए ना, क्यों नहीं प्रवक्ता अपना भेजती है? उन्होंने मान लिया कि वहां जो लोग बैठे हैं हमारी वकालत कर देंगे। बीजेपी को नहीं समझा अनुराग जी, इसलिए आपको बुलाया गया है, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं लाइव। आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझे तो सत्ता में क्यों है भाई? अरे आप बता दीजिए ना, कुछ विपक्षी दल भी सलाह लेते हैं, ईरान के साथ जाए, इजराइल के साथ जाए, सुनिए, इजराइल के साथ जाए, ईरान के साथ जाए। मैंने सीधा बोला है, जहां मानवता की हत्या हो रही हो, जहां मानवता के साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ हिंदुस्तान को खड़ा होना चाहिए। बताइए अब ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, सुनिए मेरी बात, देश का नाम बताइए ना, आप प्रवक्ता हैं इतने बड़े समाजवादी पार्टी के। सरकार सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। सारा सवाल हमसे पूछेंगे, विपक्ष का तो प्रवक्ता है नहीं जो आप सवाल पूछते हैं। आप विपक्ष के, आप सत्ता की तरफ से, मैं पूछता हूँ सत्ता आके बताए ना किसके साथ खड़ी है, बताए ना सत्ता क्यों नहीं बताएगी आगे भारतीय जनता पार्टी? विपक्ष बताएगा किसके साथ खड़े होंगे, नहीं खड़ोगे? विपक्ष जब बोलेगा तो विपक्ष उंगली उठाओगे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के साथ दिक्कत है। हाल ही में हमने एक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता और प्रवक्ता को एक गलत ट्वीट करते हुए और फिर उस पर माफी मांगते हुए भी देखा है। अभी सत्ता पक्ष का कोई कर देगा, आप समझ रहे हैं कि विदेशों में उसका क्या असर होगा? वो तो अपना ट्वीट डिलीट भी कर देंगे तो भी बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। तो इसी वजह से सत्ता पक्ष के लोग जब बोलेंगे तो उनको बहुत सोच समझ कर बोलना होगा। समय हमारे पास कम है रविंदर सचदेव जी, लेकिन फिर उसी सवाल के पास, जब आप जैसे एक्सपर्ट इस तरह की तमाम बातें कहते हैं, उसके बावजूद हम देश का एक सुर क्यों नहीं देखते हैं? एक तरफ विपक्षी लोग ईरान के साथ खड़े होते हुए देखना चाहते हैं, ज्यादातर सत्ता पक्ष का एक मनोभाव हमने इजराइल के साथ भी देखा है, लेकिन फिलहाल एक देश के तौर पर हम दोनों देशों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू चित्रा जी। मैं जल्दी 3 बुलेट पॉइंट्स पे कहूंगा। पहली बात, जो इंडिया में हो रहा है ना, ये कोई अलग थलग नहीं हो रहा, दुनिया भर में ये होता है। हर देश में पॉलिटिकल डिवाइड होता है रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी। आप अमेरिका के अंदर देखिए, अभी ईरान को सपोर्ट करना नहीं करना, वहां बटे हुए हैं देश। हर चीज में सारे देश आपस में अंदर बटे हुए होते हैं। तो आप जो डोमेस्टिक डिबेट कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली गुड। एक्चुअली हमारे में ज्यादा ग्लोबल अवेयरनेस आनी चाहिए ओवरऑल में। तो पर ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, हर देश में डिविजन्स है। इजराइल के अंदर लोग बटे हुए हैं। अभी ईरान के युद्ध को आप छोड़ दीजिए, गाजा के युद्ध को लेकर इजराइल के अंदर बटे हुए लोग नेतन्याहू को सत्ता से उतारने वो कितनी बार कह चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। तो हर देश में ये होता है। वन, सेकेंडली बात ये है, अभी बात हो रही थी मजबूत फॉरेन पॉलिसी। देखिए, हमें हर चीज के लिए जोर जबरदस्ती रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे बत्तख होती है, मैं कई बार कहता हूं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज एंड शुड बी लाइक अ बत्तख। आराम से वो ऊपर झील के ऊपर आपको दिखता है कि टहल रही है, पर पानी के नीचे मेहनत करी जा रही है।
हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टेबल सभ्य रहनी चाहिए जो है। तीसरा पॉइंट, इस दुनिया में फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में आप दुनिया को दो नजर से देखते हैं, केवल फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज का मेरा दुश्मन कल का मेरा पोटेंशियल फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, आज मैं उसे पूरी दुश्मनी निभाऊं, लड़ूं मड़ूं जो भी, पर कल को वो मेरा पोटेंशियल फ्रेंड है। केवल दो ही किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। एंड तीसरा, लास्टली, स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक। बिग स्टिक का मतलब है अपने देश को स्ट्रॉन्गर 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 बनाओ हर पैरामीटर पे, मिलिट्री, इकोनॉमी, यूथ, जॉब्स, जो भी आप R&D, आत्मनिर्भरता, सब पे, बट स्पीक सॉफ्टली। तो क्योंकि आप इस मामलों की जानकार हैं, इस वजह से राजनीतिक मेहमानों की बजाय एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगी। जब भी ये हम कहते हैं ना शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश, इनको भी साथ में उनको भी साथ में, उसका नुकसान भी तो होता है ना रविंदर सचदेव जी। बार बार हिंदुस्तान के भीतर से रशिया यूक्रेन के दौरान हमने दोनों को साधने की कोशिश की, तो फिर कहा गया पाकिस्तान के खिलाफ कहां खुलकर रशिया आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो कई बार उसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ता है। जी हाँ, 100% राइट चित्रा जी, वेरी ट्रू। इसमें हो क्या रहा है, ये जो नई दुनिया इस समय दोबारा समीकरण बन रहे हैं, मैं इसको बार बार कहता हूं, ये न्यू मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। अभी कुछ पता नहीं कौन कहां बैठेगा। इस समय दुनिया अंडर रिकंस्ट्रक्शन है। इस रिकंस्ट्रक्शन में हर देश अपने दोबारा फ्रेशली देख रहा है कि अच्छा मेरी किससे अच्छी दोस्ती, कैसे, कहां, ये वो। तो दिस इज, ये जिस एरा में हम रह रहे हैं इस समय, नई दुनिया, जैसे कंप्यूटर रीबूट हो रहा है, जैसे कंप्यूटर रीबूट हो रहा है, नए सॉफ्टवेयर लोड होते हैं कंप्यूटर में, आपके स्मार्टफोन में, दुनिया में इस समय ये हो रहा है। इस समय तभी इतनी अनसर्टेनिटीज हैं, तो हर जगह हम अलग अलग, हम रशिया से इतने अच्छे थे पर हम रशिया से भी दूर हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे को टेक्नोलॉजी जो चाहिए डिफेंस की, रशिया की पुरानी हो चुकी है, अब हमारे हित में नहीं है ऑनेस्टली। चाहे रशिया इतना अच्छा हमारा मित्र हमारे साथ खड़ा हुआ है, पर करता क्या ना मरता। हमें अपनी जो जरूरत है तो हम जाते हैं मानो अमेरिका या इजराइल पे या फ्रांस पे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजीज बेटर है। तेल हमें लेना है, यस, अगर हमें रशिया से सस्ता मिल रहा है हम रशिया के पास जा रहे हैं। तो इसी तरह से हर देश इस समय अपनी कैसे लाया जाए, इसके बारे में भी बात सरकार को करनी चाहिए। प्लीज चित्रा जी 20 सेकंड। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये अच्छी बात है कि देश के भीतर, चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तो हर तरह की आवाज पक्ष की विपक्ष की सुनाई देती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी। लेकिन सरकार को कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, वो भी एक ऐसे वक्त में जब दो देशों के बीच इस तरह की भयंकर जंग चल रही है और दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में तात्कालिक कोई भी फैसला आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का कितना नफा और नुकसान करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए ही किसी भी स्टैंड पर भारत सरकार को आगे बढ़ना होगा। अब क्या रहेगी इन दोनों मुल्कों के बीच जंग की स्थिति और उस पर हिंदुस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा आगे भी, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।